डेविड रियान और क्लारा बहुत मुस्तरिब हैं, तहजीब ने मुझे बताया। मैंने कहा उन्हें मुस्तरिब रहने दो और उनसे कहो फिलहाल अपनी हिफाजत खुद करें। वैसे मुझे तवक्को नहीं है कि इस मौके पर उन्हें किसी किस्म का खतरा लाहक हो सकता है। जनरल टेरिस ने पूछा, सफीर क्या कहता है? मैंने कहा मैंने उसे रैंडल की हकीकत से आगाह कर दिया है, लेकिन उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं आया। ताहम वो मुझे एक मौका देने पर तैयार हो गया है। कैथी ब्राउन ने कहा, दूसरे तो फिर भी तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम कर लेते हैं, मगर तुम कभी किसी दूसरे की ख्वाहिश का एहतराम नहीं करते। मैंने बारोब अंदाज में कहा, ये मत भूलो कि इस वक्त तुम इंस्पेक्टर बंसडेले से मुखातिब हो। वो बोली, बात उड़ाने की कोशिश मत करो, शक्ल बदल लेने से आदमी नहीं बदल जाया करते। मैंने कहा मैंने रात से अब तक बहुत गौर किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि खा दूसरों की ख्वाहिश का एहतराम किया जाए या ना किया जाए, मगर किसी के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए। कैथी ब्राउन ने तेवरियों पर बल डालकर कहा, इस फलसफियाना जुमले का क्या मतलब हुआ? कहीं तो मुझ पर कोई इल्जाम तो नहीं आयद कर रहे? मैंने हंसकर कहा, ओहो, एक तो तुम बहुत जल्द बदगुमानी में मुब्तला हो जाती हो। मेरा रुए सुखन तुम्हारी तरफ हरगिज नहीं था। वो बोली, जब तुम सीधी सादी गुफ्तगू करने की बजाय इशारों और कनायों में बात करोगे तो गलत फहमियों का पैदा होना लाजमी अमर है। मैंने कहा, बात तो तब है कि इशारों और कनायों में से असल मतलब बरामद कर लिया जाए। गलत फहमी में तो हर शख्स मुब्तला हो सकता है, गलत फहमी में मुब्तला हो जाना कोई कमाल नहीं है। कैथी ने शिकायती अंदाज में तहजीब से कहा, तुम देख रही हो अली मुझे किस कदर परेशान कर रहा है और तुम एक लफ्ज भी नहीं बोल रही। तहजीब हंसकर बोली, भाई मैं तो खुद इस मामले में एक फरीक हूँ। मैं तो न अली की तरफ से बोल सकती हूँ और न तुम्हारी तरफ से। कैथी बोली, फरीक होने का यह मतलब भी नहीं है कि आदमी एक गलत बात देख कर भी चुप रहे। तुम कम से कम गलत बात पर किसी को टोकने का हक तो रखती हो। तहजीब बोली, मैंने तो तुम्हें समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन तुमने ही कौन सा मेरी बात मान ली। हर बार वही तस्करा निकाल कर बैठ जाती हूँ। कैथी बोली, मैं खूब समझ रही हूँ, तुम दोनों असल में एक ही हो। जो कुछ अली कहेगा वही तुम कहोगी, फर्क सिर्फ अल्फाज और अंदाज का होगा। मैंने शरारत आमेज लहजे में कहा, हम ये चाहते हैं कि हमेशा एक ही रहें। ये ना हो कि हमारे दरमियान भी वैसी ही खलीज पैदा हो जाए जैसी तुम्हारे और जनरल के दरमियान हुई है। जनरल ने आंखें निकाली, बोला, तुम लोग अपनी बातों में मुझे क्यों घसीट रहे हो? मैंने जल्दी से कहा, देखा, यानी तुम्हारी बातें अलग हैं और जनरल की अलग, जबकि मैं और तहजीब एक ही हैं। कैथी ने फखरी अंदाज में कहा, इस मामले में तो जनरल भी मेरे हमनवा हैं। क्यों जनरल? टेरिस बोला, भाई ख्वाहिश तो मेरी भी यही है कि इन दोनों के दरमियान फासले अब खत्म हो जाएं, लेकिन जब ये लोग राजी ही नहीं हैं तो कोई और क्या कर सकता है? कैथी ने कहा, हमने इतने अरसे तक ये मामला इन दोनों पर छोड़े रखा। इन्हें चाहिए था कि दूसरों को अपनी तरफ उंगली उठाने का मौका ही न देते, मगर जब इन्होंने हमें मायूस किया तो मजबूरन मुझे दखल अंदाजी करना पड़ी। मैंने कहा, इस दखल अंदाजी के चक्कर में तुम सरहदों के बहुत अंदर तक घुसाई हो, अब बस भी करो। कैथी ने जंगजुआना अंदाज में कहा, मुकम्मल फतह याबी तक फौजों की वापसी नामुमकिन है, पेशकदमी जारी रहेगी। मैंने कहा, यह तो अच्छा है कि बर्ड यहाँ मौजूद नहीं है, वरना चौमुखी लड़ाई लड़नी पड़ती। कैथी बोली, तुम सब कुछ कहना मगर असल मौजू पर मत आना। मैंने मुतहजराना लहजे में कहा, तुम तो मुझे बहुत बड़ा क्रेडिट दे रही हो। मुझे अपनी इस सलाहियत का इल्म नहीं था कि खवातीन को भी मौजू से भटका सकता हूँ। कैथी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भटका सकते, खास तौर पर उस सूरत में जब एक खातून किसी बात का तहैया किए बैठी हो। जनरल टेरिस बोला, ईमानदारी की बात यह है कि कैथी ठीक कह रही है, लेकिन जितना इसरार ये कर रही हैं वो गैर मुनासिब है। तहजीब ने बड़ी संजीदगी से कहा, मेरा ख्याल है ये सारी बातें कबल अज़ वक्त हैं। जो ख्वाहिश तुम लोगों की है वही हमारी भी है, मगर पहले रैंडल वाला मामला तो निमट जाए। कैथी ने तुर्की बतुर्की कहा, हम कौन सा किसी बात पर फौरी इसरार कर रहे हैं, बात सिर्फ वादे की ही तो है। तुम लोग वादा कर लो, ये तस्करा ही खत्म हो जाएगा। मैंने तहजीब की तरफ देखा, कहा, क्या ख्याल है तहजीब? तहजीब ने एक तवील सांस ली, बोली, अगर तुम इस तस्करे से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो वादा कर लो। कैथी ने ललकार कर कहा, एक के वादा करने से काम नहीं चलेगा, दोनों को वादा करना पड़ेगा। तहजीब बोली, मैं बहुत पहले ही आजिज आ चुकी हूँ, तुम्हारे पास इसके सिवा कोई और मौजू ही नहीं बचा। तुम मुझसे जो वादा कहो करने को तैयार हूँ। कैथी मेरी तरफ मुतवज्जे हुई, बोली, और तुम क्या कहते हो? मैंने कहा, तुम्हें मालूम है हम दोनों एक दूसरे से इख्तिलाफ नहीं करते, इस मामले में कैसे कर सकते हैं? कैथी बोली, वाशगाफ अल्फाज में वादा करो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम अपने अल्फाज से कोई फायदा उठा जाओ। मैंने कानों को हाथ लगाए कहा, तुम तो जंग के मूड में हो बाबा, मैं अपने अल्फाज से किसी किस्म का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करूंगा। कैथी ने फातिहाना अंदाज में दोनों हाथ बुलंद किए, बोली, आखिर मैं एक जनरल की बीवी हूं, मुझसे जीतना कोई मजाक थोड़ी है। मैं सरे शाम ही क्लारा और डेविड रियान के पास पहुंच गया।
वो दोनों होटल के उसी कमरे में मुकीम थे जो मेलिनोफ के कमरे के नीचे वाक़ था। 8 बजे उसी होटल में मेलिनोफ के एजाज़ में डिनर दिया जाना था, जिसका इंतज़ाम मैंने कराया था। उस डिनर का मकसद मेलिनोफ को वक्ती तौर पर गोइटे हिल में रोकने के सिवा कुछ नहीं था। रेंडल के खिलाफ तहकीकात करने के लिए मुझे वक्त चाहिए था। काम मेरी तवक्को से बहुत पहले हो गया था और अब मैं रेंडल को गिरफ्त में लेने के लिए पर तोल रहा था। डिनर तो बहरहाल दिया जाना था। इंस्पेक्टर बंसडिले के मेकअप में उन दोनों के कमरे में दाखिल हुआ। मैंने जल्दी से कहा, मैं अली यार खान हूँ। एक अजनबी को अपने कमरे में देख कर खड़ा होता हुआ डेविड रियान एक तवील सांस लेकर बैठ गया। उसने कहा, मेकअप करने के फन में तो आपका कोई सानी नहीं है। मैं तो कभी आपको पहचान ही नहीं सकता था। क्लारा बोली, अली के इस आर्ट को तो मैंने बहुत करीब से देखा है। वाकई ये बड़ा हैरानकुन मामला है। मैंने एक सोफे पर बैठते हुए कहा, मैंने सोचा था कि इस बार मेकअप का सहारा नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हारे मोशे हावर्ड ने मुझे मजबूर कर दिया। उन दोनों ने बैक वक्त हैरत से कहा, वो कैसे? मैंने कहा, मुझ पर ताबड़तोड़ कातिलाना हमले होने शुरू हो गए थे। अपनी जान बचाने की यही सूरत नजर आई कि हमला करने वालों की नजरों से ही ओझल हो जाऊं। डेविड रियान ने इंतहाई हैरत का मुजाहरा किया। बोला, यानी आप खौफजदा हो गए? मैंने कहा, मैं हमलावरों से उलझने की पोजीशन में नहीं था। रेंडल को मजबूरन मंजर-ए-आम पर आना पड़ा और वो ये इंतजाम करके मंजर-ए-आम पर आ गया था कि मुझे सुकून का सांस नहीं लेने देगा। अगर मैं हमलावरों की तरफ तवज्जो देता तो उसका लाजमी नतीजा ये होता कि रेंडल की तरफ से मेरी तवज्जो हट जाती और वो बच के निकल भी सकता था। क्लारा ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, बच के तो वो अब भी निकल सकता है। वो इंतहाई शातिर और शैतानी दिमाग का मालिक है। ऐसे ऐसे मंसूबे बनाता है कि अक्ल दंग रह जाती है। मैंने कहा, है तो खैर ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात, लेकिन तुम्हारा ये खादिम भी किसी से कम नहीं है। रेंडल को ऐसे शिकंजे में कसूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। डेविड रियान ने कहा, आप मसले की संगीनी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। रेंडल के सिलसिले में आपको अपने आदमियों पर भरोसा करना पड़ेगा। मैंने कहा, मुझे मालूम है डेविड कि मैं किस हद तक अपने आदमियों पर भरोसा कर सकता हूँ। मुझे रेंडल की हद परवास का भी अंदाजा है। डेविड ने मायूसाना लहजे में कहा, आप तो यहाँ बैठे हैं, मुमकिन है रेंडल आपके आदमियों को धोखा देकर निकल भी चुका हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मेलिनोफ, जब तक मेलिनोफ यहाँ मौजूद है रेंडल भी मौजूद है। आखिर मेलिनोफ S1 है, एगलर की हाई कमान का एक मेंबर। रेंडल उसे किसी और के रहमो करम पर क्यों कर छोड़ सकता है? क्लारा ने कहा, वो एक ऐसा नाकाबिल एतबार आदमी है जिसके बारे में कोई बात भी यकीन से नहीं कही जा सकती, और फिर मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें इंतजार किस बात का है। मैंने कहा, रेंडल की निगरानी और गिरफ्तारी के लिए मैंने तहजीब को इंचार्ज बना दिया है, वही इस मामले को देख रही है। क्लारा ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, तहजीब मेलकम एक्स की सलाहियतों से इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन रेंडल के मुकाबले पर वो कुछ भी नहीं। उसके मुकाबले के लिए तो तुम्हें खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। मैंने कहा, तहजीब को भी तो मैंने ही इंचार्ज बनाया है। अगर तुम ये कहती हो कि उसका मुकाबला सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ तो तुम्हें मेरे फैसले पर भी एतमाद करना चाहिए। क्लारा बोली, तुम्हारी सलाहियतों पर तो एतमाद है, लेकिन इस पर शुबा है कि तुम रेंडल की मक्कारियों और शातिराना जहनियत से पूरी तरह वाकिफ हो। मैंने कहा, उसके बावजूद कि मैं 6 माह से ज्यादा उसकी कैद में रहा, कोशिश के बावजूद उसका सुराग नहीं लगा सका, और ये मालूम होने के बावजूद कि अगर वो एक बार नजरों से ओझल हो गया तो फिर उसका सुराग लगाने के लिए तवील जदोजहद करना पड़ेगी। क्लारा ने कहा, तुम्हारे लिए दुआ ही की जा सकती है, काश रेंडल तुम्हारे हाथों से बचकर न निकल सके। मैंने कहा, फिलहाल तो मेलिनोफ के एजाज में डिनर दिया जा रहा है। डेविड बोला, ये बात समझ में नहीं आई। प्रोग्राम के मुताबिक मेलिनोफ को आज रवाना हो जाना चाहिए। मैंने कहा, ये सब कुछ मेरे बनाए हुए मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। मेलिनोफ ने अपना प्रोग्राम बहरहाल ज्यादा मौखर नहीं किया। डिनर के फौरन बाद वो यहाँ से एयरपोर्ट जाएगा, जहाँ से चार्टर्ड तैयारे के जरिए वो वापस चला जाएगा। क्लारा ने कहा, ये डिनर तुम्हारी तरफ से तो नहीं है? मैंने कहा, मेरी तरफ से ही समझो, इसलिए कि ये मंसूबा मेरा ही है। डेविड रियान ने कहा, काश हमें भी रेंडल के खिलाफ काम करने का कोई मौका मिल सकता। मैंने कहा, अपने हिस्से का काम तो तुम कर चुके हो। तुम दोनों ही की मदद से आज कामयाबी के इस कदर नजदीक पहुंच चुका हूं कि जब चाहूं रेंडल को अपनी गिरफ्त में ले सकता हूं। क्लारा बोली, उसके बावजूद कुछ तिश्नगी सी महसूस होती है। इससे बढ़कर भी कुछ करने को जी चाहता है। मैंने कहा, बेफिक्र रहो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों को इसका मौका दिया जाए। उन दोनों के पास से उठने के बाद मैंने कुछ देर डिनर के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया और फिर मुतमईन होकर होटल से निकल आया। अब मेरा रुख पैराडाइज बार की तरफ था। पैराडाइज बार में चंद अफराद ही मौजूद थे। ज्यादातर मेजें गैर आबाद थीं। अभी उनके आबाद होने का वक्त नहीं हुआ था। मैं सीधा उस हिस्से की तरफ बढ़ गया जहां एडगर का ऑफिस था
ऑफिस का दरवाजा बंद था और दरवाजे के बाहर स्टूल पर एक मुस्टंडा बैठा ऊँघ रहा था। मुझे ऑफिस की तरफ जाते देखकर वो स्टूल से उठ खड़ा हुआ। उसने गुर्रा कर कहा, यूं मुंह उठाए कहाँ जा रहे हो? मैंने नरम लहजे में कहा, मुझे मिस्टर एडगर से मिलना है। वो बोला, भाग जाओ, वो बहुत मसरूफ हैं, किसी से नहीं मिल सकते। मैंने कहा, नहीं, उनसे मेरा मिलना अशद जरूरी है। उन्हें बताओ कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर बंसडिले आया है। वो बोला, अरे मिस्टर, तुम नशे में तो नहीं हो? तुम जैसे बहुत से आते हैं, उनमें से बाज तो फौज के कर्नल जनरल तक होते हैं। मैंने जवाब में अपना शनाख्ती कार्ड जेब से निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराया। कहा, अगर जरा भी पढ़े लिखे हो तो इसे पढ़ लो। वो पढ़ा लिखा था या नहीं, मगर सरकारी कार्ड और उस पर चस्पा तस्वीर तो पहचान ही सकता था। उसके चेहरे की रंगत बदल गई। उसने हकलाते हुए कहा, मैं अभी जाकर अंदर बताता हूँ। उसने ऑफिस के दरवाजे की तरफ झपटने की कोशिश की। मैंने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, नहीं मेरे दोस्त, अब इसकी जरूरत नहीं रही। मैं खुद ही उसे बता दूंगा और उससे मिल भी लूंगा। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे और मैं उसे हक्का बक्का छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ तो एडगर किसी से फोन पर बात करने के बाद रिसीवर वापस रख रहा था। एक अजनबी को अपने ऑफिस में दाखिल होते देखकर उसकी पेशानी पर शिकने पड़ गईं। उसने बड़े खराब लहजे में कहा, कौन हो तुम और बिला इजाजत मेरे ऑफिस में कैसे दाखिल हुए? मैंने एक कुर्सी घसीटकर उसके सामने बैठते हुए कहा, इस कदर नाराज होने की क्या जरूरत है? तुम भी मेरा कार्ड देखकर इत्मीनान कर लो। एडगर एक तवील सांस लेकर कुर्सी की पुश्त से टिक गया। उसने मुजमहिल अंदाज में कहा, क्या अब भी कोई बात बाकी रह गई है? मैंने कहा, किस सिलसिले में मिस्टर एडगर? वो बोला, ये तो ज्यादती है ना कि हमला मुझ पर किया गया और तंग भी मुझे ही किया जा रहा है। मुझे तो बताया गया था कि वो मामला खत्म किया जा चुका है। मैंने अपनी असल आवाज में कहा, वो मामला तो खत्म किया जा चुका है मिस्टर एडगर, लेकिन अब एक नया मामला उठ खड़ा हुआ है। हमें इत्तला मिली है कि आप मिस्टर अली पर हमला करने के मंसूबे बना रहे हैं। एडगर बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने अब तक मेरी आवाज की तब्दीली पर गौर नहीं किया था। उसने एहतजाजी अंदाज में कहा, ये सरासर इल्जाम है, तुम ये बात साबित नहीं कर सकते। मैंने बेपरवाही से कहा, हम लोग हकायक को साबित नहीं करते, उनका एतराफ कराया करते हैं। वो बोला, ये खुली हुई धांधली है, इस धांधली के खिलाफ मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। मैंने कहा, जरूर खटखटाओ, मगर एतराफ करने के बाद। बेवकूफ आदमी, तुम आवाज भी नहीं पहचानते। एडगर ने चौंक कर कहा, ओह, ये कैसे मुमकिन है? ये आवाज तो अली यार खान की है। मैंने कहा, हाँ, मैं मेकअप में हूँ ताकि मुझ पर कोई हमला ना हो सके। ये बताओ कि फिर उस शख्स का कोई फोन आया था? वो बोला, उसने तो मुझे आजिज कर रखा है। मैं उसे कह चुका हूँ कि मैं कानून के मुहाफिजों से नहीं उलझता, उनसे बचकर ही काम करता हूँ, मगर वो इस पर मुसिर है कि मैं तुम्हें तलाश करूँ। मैं तज़हीक आमेज अंदाज में मुस्कुराया। कहा, मालूम नहीं और कितने लोगों से ये फरमाइश की गई होगी। उन्हें शायद ये मालूम नहीं कि अगर मैं न चाहूँ तो वो ता क़यामत मेरा सुराग नहीं लगा सकते। एडगर बोला, आप जब यहाँ दाखिल हुए उस वक्त भी उसी का फोन था। अब वो फरमाइश कर रहा है कि मैं आज 12:30 बजे एयरपोर्ट के बाहर हवाई फायरिंग करवा दूं। मैं चौंक पड़ा। एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग का क्या मकसद हो सकता है? जो वक्त एडगर ने बताया ठीक उसी वक्त मेलिनोफ को एयरपोर्ट पर मौजूद होना था। मैंने कहा, तुमने उससे पूछा नहीं कि इस फायरिंग से वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है? एडगर बोला, पूछा था। उसने कहा कि मुझे मुआवजा अदा किया जा चुका है, लिहाजा इस मामूली से काम के इवज मुझे सवाल करने का हक हासिल नहीं। मैंने कहा, बात तो माकूल है, तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए था। अब अगर उसका फोन आए तो हामी भर लेना, मगर साथ ही ये भी कह देना कि तुम्हें जो मुआवजा अदा किया गया है उसके इवज ये आखिरी काम होगा। एडगर ने झिझकते हुए कहा, मैं उससे कह तो दूंगा, लेकिन इस तरह फायरिंग करने पर अगर मेरे आदमी पकड़े गए तो क्या होगा? मैंने उठते हुए कहा, कुछ भी नहीं होगा। मैं इस बात का इंतजाम कर दूंगा कि तुम्हारे किसी आदमी को गिरफ्तार न किया जाए। रात 9 बजे तकरीब का आगाज हुआ। उस वक्त मैं टेरिस महल में ही मौजूद था और सारे जरूरी इंतजामात मुकम्मल कर चुका था। मैंने तहजीब से कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक आज की रात फैसला कुन साबित होनी चाहिए। जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन भी हमारे साथ खाने की मेज पर मौजूद थे। जनरल ने कहा लगाकर कहा, इसलिए आज तुम जल्दी खाना खा रहे हो। मैंने कहा, तुमने ठीक अंदाजा लगाया है जनरल, मुमकिन है बाद में हमें खाने का मौका न मिले। उसी वक्त तहजीब को ट्रांसमीटर पर कॉल मौसूल हुई। ये बर्ड की कॉल थी। उसने कहा, मेलिनोफ के साथियों में से एक शख्स जिसका नाम माइकल सोलो है, रेंडल से मिलने आया है। तहजीब ने मेरी तरफ देखा और मैंने जहन पर जोर दिया। कहा, मेरा ख्याल है इस शख्स का ताल्लुक मेलिनोफ के मुहाफिजों में से है। तहजीब ने ट्रांसमीटर में सवाल दोहरा दिया। बर्ड ने कहा, हाँ मैडम, ये वही शख्स है, लेकिन सवाल ये है कि वो डिनर में क्यों शरीक नहीं है और यहाँ क्या कर रहा है।
तहजीब ने एक बार फिर सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, उससे कहो कि उन दोनों पर कड़ी निगाह रखें, अब उन दोनों की निगरानी की जाएगी। तहजीब ने बट तक मेरी हिदायत पहुंचा दी और राब्ता मुनक़ता करके मुझसे बोली, ये नुक्ता वाकई अहम है कि माइकल सोलो रेंडल से मिलने क्यों आया है। मैंने बेपरवाही से कहा, मेलिनॉफ का कोई अहम पैगाम लेकर आया होगा। ये कहकर मैं दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जे हो गया। तहजीब गुर्राई, मुझे टालने की कोशिश मत करो, तुम्हारे जहन में यकीनन कोई अहम बात है। मैंने बड़े यकीन से कहा, हरगिज नहीं, अगर कोई बात होती तो तुम्हें जरूर बताता। तहजीब मुतमईन नहीं हुई। मैंने भी तहजीब से गलत बयानी की थी। मेरा जहन वाकई इस मामले में उलझ गया था। तकरीबन 4 घंटे बाद मेलिनॉफ की गोइटे हिल से वापसी थी। ऐसे में उसके किसी मातहत का रेंडल से मुलाकात करना किसी बड़े वाक़े का पेश खैमा भी हो सकता था। मैंने अपने जहन में रेंडल के मंसूबे का जो सरसरी खाका बनाया था वो मुझे बेकार नजर आता महसूस होने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद दोबारा बड ने कॉल की। वो बोला, माइकल सोलो वापस जा रहा है, लेकिन रेंडल भी उसके साथ ही बाहर निकला है, क्या उसे रोकने की कोशिश की जाए? मैंने तहजीब के हाथ से ट्रांसमीटर ले लिया। मैंने कहा, हरगिज नहीं, लेकिन अब उन दोनों की मुस्तकिल निगरानी होगी। खबरदार दोनों में से एक भी नजरों से ओझल न होने पाए। बड ने कहा, वो दोनों अलग अलग कारों में बैठ रहे हैं चीफ, मैं दोनों में से किसकी निगरानी करूं? मैंने तेजी से कहा, रेंडल की। मुमकिन है वो तुम्हें डॉज देकर निकलने की कोशिश करे, इसलिए तुम कोई भी कदम उठा सकते हो, बल्कि तुम पुलिस की रेडियो कारें तलब कर ही लो। बड ने कहा, मैं समझ गया चीफ, तुम बेफिक्र रहो, रेंडल का बाप भी मुझसे बचकर नहीं जा सकेगा। मैंने तहजीब को ट्रांसमीटर वापस करते हुए कहा, मेरा ख्याल है एक्शन शुरू हो गया है। रेंडल खासी देर बाद हरकत में आया, मगर आया। अब देखो क्या क्या होता है। ट्रांसमीटर पर बड से मुसलसल राब्ता था। रेंडल गोइटे हिल की सड़कों पर बेमकसद ड्राइविंग करता फिर रहा था। दूसरी तरफ की रिपोर्ट ये थी कि माइकल सोलो डिनर में शरीक था। रेंडल से मिलकर वो सीधा तकरीब में वापस पहुंचा था। 1 घंटे बाद तहजीब ने कहा, रेंडल किसी बड़े चक्कर में मालूम होता है। आखिर उस बेमकसद ड्राइविंग से वो क्या फायदा उठाना चाह रहा है? मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे इसका अंदाजा है, मगर मैं अभी नहीं बताऊंगा। इसके लिए तुम मुझे कम से कम 1.5 घंटे की मोहलत दो। उस वक्त 11 बजे थे। मेलिनॉफ को 11:15 बजे होटल से निकलकर तकरीबन 12:15 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था। 11:30 बजे बड ने रिपोर्ट दी कि रेंडल एग्जीक्यूटिव क्लब की तरफ वापस जा रहा है। फिर मालूम हुआ कि वो एक नजदीकी पेट्रोल पंप पर रुककर गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा है। मैं तमाम इत्तलात बिला तबसरा सुन रहा था। चंद मिनट के बाद ट्रांसमीटर पर बड की मुस्तरिबाना आवाज सुनाई दी। रेंडल ने टैंकी फुल करवाई है, उसके इरादे खतरनाक मालूम होते हैं। मैंने कहा, तुम भी अपनी गाड़ी की टैंकी फुल करवा लो। बड ने कहा, उसने दोबारा सफर शुरू कर दिया है चीफ, इस बार कार की रफ्तार बेहद तेज है। मैंने कहा, ताक़ुब जारी रखो बड। चंद मिनट के बाद बड ने बताया, वो मुखालिफ समत में सफर कर रहा है चीफ, ये सड़क आगे जाकर हाईवे से मिल जाती है। मैंने कहा, उसे रोकने की कोशिश करो। बड ने कहा, यह नामुमकिन है चीफ, सड़कें सुनसान पड़ी हैं और जिस रफ्तार से वो कार चला रहा है उस रफ्तार पर तो बस दरमियानी फासला ही बरकरार रखा जा सकता है। दूसरी तरफ से इत्तला मिली कि मेलिनॉफ होटल से रवाना हो रहा है, माइकल सोलो भी उसके साथ ही है। बड की आवाज आई, मेरा ख्याल है रेंडल हमें धोखा दे गया चीफ, वो हाईवे पर पहुंच चुका है, हम बड़ी अजीब सूरत हाल से दो चार हैं। अगर पेट्रोल डलवाने के लिए रुकते हैं तो रेंडल हाथ से निकल जाता है, और अगर ताक़ुब जारी रखते हैं तो हमारी गाड़ियों का पेट्रोल खत्म हो जाएगा। मैंने हंसकर तहजीब से कहा, तुमने देखा, रेंडल वाकई जीनियस है, उसने बर्ड एंड कंपनी को कैसा नॉकआउट किया है। तहजीब ने बिगड़ कर कहा, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुमसे कहते रहे कि उसे ढील मत दो, मगर तुम अपनी बात पर अड़े रहे। कैथी ब्राउन ने कहा, तहजीब का कहना दुरुस्त है, तुमने रेंडल को हद से ज्यादा ढील दी है, अब भुगतो। मैंने जनरल की तरफ देखा, कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है जनरल? जनरल ने मोहतात अंदाज में कहा, बज़ाहिर तो यही मालूम हो रहा है कि रेंडल बच कर निकल जाएगा, ताहम आखिरी नतीजा निकलने तक कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती। मैंने ट्रांसमीटर में कहा, रेंडल तुम्हारी जिम्मेदारी है बट मैंने तुमसे कहा था कि उसे किसी कीमत पर भी नजर से ओझल नहीं होना चाहिए। बट ने झुंझुला कर कहा, अरे तो मुझे क्या मालूम था कि वो मरदूद ये हरकत कर बैठेगा। जनरल ने मुझसे कहा, अगर तुम कहो तो हम फजाइया के हेलीकॉप्टरों से मदद ले सकते हैं। मैंने रिस्ट वॉच देखते हुए कहा, अभी नहीं, आर्मी एक्शन शुरू करने के लिए मुनासिब वक्त 12 बजे के बाद शुरू होगा, उस वक्त तक तुम तैयारियां मुकम्मल कर लो। मैं और तहजीब एयरपोर्ट जा रहे हैं। मेलिनॉफ को अलविदा कहने के लिए वजीर सनत और तिजारत एयरपोर्ट आ रहे थे, इसलिए एयरपोर्ट पर जबरदस्त हिफाजती इंतजामात किए गए थे। उन हिफाजती इंतजामात का इंचार्ज इंस्पेक्टर बंसडेले था, जबकि हकीकत ये थी कि मैंने हिफाजती इंतजामात में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। चंद हिदायत जारी कर दी थी जिन पर अमल करना लाजमी था, बकिया इंतजामात हस्बे मामूल थे।